एनसीपी का असली बॉस कौन है? क्षेत्रीय छत्रपुर में बड़ा कद रखने वाले शरद पवार क्या पार्टी बचा पाएंगे या फिर शरद पवार का भी उद्धव ठाकरे जैसा हाल होगा, जिनसे पार्टी का नाम और निशान छीनकर बगावत करने वाले गुट को सौंप दिया गया? सवाल कई हैं, लेकिन लगता है कि अब सभी सवालों के जवाब लोगों को बहुत जल्द मिलने वाले हैं। शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी पाला बदलने वाले विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। सिरर पवार गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को उन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाए जिन्होंने अजीत पवार का साथ देने का फैसला किया। विधायकों के इस कदम से एनसीपी भी दो गुटों में बंट गई है, जिसमें से एक गुट अजीत पवार के साथ है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के शरद पवार गुट की एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट की तरफ से 13 अक्टूबर की तारीख सुनवाई के लिए तय की गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार और 7 अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने में देरी के खिलाफ रांकपा के शरद पवार गुट की ओर से दायर याचिका पर महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया। विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप है कि वो 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल विरोधी कानून के तहत फैसला करने में देरी कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश टी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनसीपी नेता जयंत पाटिल की याचिका पर ये नोटिस जारी किया है। बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग में अब सुनवाई के दौरान शरद पवार की गुट की तरफ से ये भी दलील दी गई है कि 99% संगठन उनके पास है। चुनाव आयोग में शरद पवार की तरफ से कहा गया था कि पार्टी में कोई भी फूट नहीं है, कुछ विधायक अपने स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़कर चले गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर अजीत पवार ने 53 में से 42 विधायकों के समर्थन का दावा किया है और अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट शरद पवार की याचिका पर क्या फैसला देता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कल टोल टैक्स के मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें जमकर हमला बोला। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में टोल वसूला जाना सबसे बड़ा स्कैम है। छोटे वाहनों पर अगर टोल वसूली बंद नहीं हुई तो हमारे लोग उसका विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो टोल जला भी देंगे। राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टोल बंद करने को लेकर महाराष्ट्र के कुल 4 नेताओं के वीडियो क्लिप दिखाए और उनके बयान सुनाए, जिसमें सभी नेता टोल बंद करने को लेकर बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गोपीनाथ मुंडे, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का वीडियो दिखाया। राज ठाकरे ने इस दौरान कहा, टोल से जो पैसा आता है वो कहां जा रहा है? टोल वसूलने के बाद भी सड़कों की हालत खराब है। हमारे आंदोलन के बाद कुल 67 टोल बंद किए गए। देवेंद्र फडणवीस अगर ये कह रहे हैं कि राज्य में 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए टोल माफ कर दिया गया है, तो आज तक टोल के नाम पर वसूली गई रकम कहां गई? या तो राज्य सरकार झूठ बोल रही है या फिर टोल कंपनियां लूट रही हैं। मैं जल्द ही टोल के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से मिलूंगा और उनके सामने अपनी बात रखूंगा। राज ठाकरे ने आगे कहा, अगर देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि छोटे वाहनों के टोल माफ कर दिए गए हैं, तो आम लोगों से पैसा क्यों वसूला जा रहा है? जल्द ही मेरे महाराष्ट्र सैनिक टोल बूथ पर खड़े होकर इस बात की जांच करेंगे कि छोटे गाड़ियों से टोल वसूला जा रहा है या नहीं। अगर छोटी गाड़ियों से टोल वसूला जाएगा तो हमारे कार्यकर्ता उसका विरोध करेंगे। अगर हमारे कार्यकर्ताओं को किसी ने रोकने की कोशिश की तो हम टोल बूथ जला देंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की तारीखों का ऐलान कल ही कर दिया गया। राज्य में 23 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। आचार संहिता भी 9 अक्टूबर 2023 से लागू हो गई है। इस बीच बीजेपी ने अपने 41 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। बीजेपी की पहली सूची जारी होने के बाद से ही बगावती सुर भी उठने शुरू हो गए हैं। राजस्थान बीजेपी ने भरतपुर जिले की नगर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार की विधायक अनीता सिंह गुर्जर का टिकट इस बार काट दिया है। उनकी जगह जवाहर सिंह बैडम को प्रत्याशी घोषित किया है। इस पर पूर्व विधायक अनीता सिंह गुर्जर ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अनीता सिंह गुर्जर ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर लिखा कि नगर विधानसभा क्षेत्र से मुझे बीजेपी की टिकट नहीं मिलने पर पूरे विधानसभा क्षेत्र से हजारों फोन कॉल आ रहे हैं कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ। अभी जयपुर में हूँ। कल शाम को आप सभी के बीच उपस्थित रहूंगी, आपसे बात करूंगी और अपनी मन की बात आप सब के बीच रखूंगी। फिर भी आप जो कहेंगे आपका आदेश सर आंखों पर। पूर्व विधायक अनीता गुर्जर ने आगे लिखा
कि मानकर मुझे बीजेपी ने अपने से दूर किया है और ऐसे को टिकट दिया है जिसकी जमानत जब्त होगी। हमने नगर कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ पिछले 5 सालों से लगातार आंदोलन और यात्राओं के जरिए जनता की आवाज बुलंद की है। अब आगामी 40 दिनों में इस लय की और अधिक धार देते हुए जनता के बीच परिवर्तन की लहर इतनी प्रचंड बनाई कि तुष्टीकरण नाम की बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। आपको बता दें कि साल 1996 में जिला प्रमुख रही अनीता गुजर राजस्थान के भरतपुर जिले में साल 2008 और 2013 में बीजेपी से विधायक रह चुकी हैं। वहीं इस बार नगर विधानसभा सीट से टिकट पाने वाले जवाहर सिंह बेडम राजस्थान की बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अनीता गुजर के इन तेवरों से राजस्थान में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वहीं वसुंधरा खेमे के नरपत सिंह राजवी का टिकट कटने से भी राजस्थान बीजेपी में बगावत तेज हो सकती है, जिससे मोदी और बीजेपी दोनों के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। विधानसभा चुनाव के ऐलान के कुछ देर बाद ही बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान शुरू हो गया। सबसे पहले एमपी के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ। थोड़ी ही देर में राजस्थान की सूची भी जारी कर दी गई और बाद में छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ गए। बीजेपी ने राजस्थान में 41, छत्तीसगढ़ में 64 और मध्य प्रदेश में 57 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। लेकिन इस सूची में सबसे बड़ा झटका वसुंधरा राजे सिंधिया को लगा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को उनकी विधानसभा सीट बुधनी से, तो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह को होशंगाबाद से फिर टिकट दिया गया है। लेकिन राजस्थान की सूची में वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम नहीं है। उल्टा राज्य की राजनीति में वसुंधरा के विरोधी माने जा रहे और सीएम पद को लेकर दावेदारी जता रहे 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। आज बीजेपी की ओर से जो सूची जारी की गई है उसमें राजस्थान राज्यसभा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा को राजस्थान के सवाई माधोपुर से टिकट दिया गया। सांसद भगीरथ चौधरी, बालकनाथ, नरेंद्र कुमार और देवजी पटेल को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को जयपुर से टिकट दिया गया है। राजस्थान की पहली सूची में वसुंधरा राजे के बेहद करीबी नरपत सिंह राजवी का टिकट काटकर बीजेपी ने विद्याधर नगर से सांसद दिया कुमारी को चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी ने राजस्थान से 7 सांसदों को टिकट दिया है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के लिए भी बीजेपी ने 64 उम्मीदवार घोषित किए हैं। 21 सीटों पर पहले ही उम्मीदवार घोषित किए जा चुके थे, यानी 90 सीटों में से 85 पर नाम घोषित हो चुके हैं। दूसरी सूची में 3 सांसद रेणुका सिंह, गोमती साय और अरुण साव को टिकट दिया गया है। पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी को रायगढ़ से टिकट मिला है। इसी तरह से एमपी में पार्टी अभी तक 79 उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी। आज 57 नाम और घोषित किए गए हैं। इस लिस्ट में सभी नाम मौजूदा विधायकों के हैं, जिसमें 24 मंत्री भी शामिल हैं। पहले दावा किया जा रहा था कि पार्टी 10 मंत्रियों के टिकट काट सकती है, लेकिन अब अधिकांश मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। इस सूची में शिवराज के अलावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, गोविंद सिंह राजपूत, गोपाल भार्गव, राहुल सिंह लोधी का नाम भी शामिल है। राहुल लोधी को कुछ दिनों पहले ही मंत्री बनाया गया था। इस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्स आतंकियों को अपने देश से खदेड़ने के साथ साथ गाजा पट्टी में मौजूद आतंकियों को खत्म करने में लगी है। लेकिन हमास के आतंकी इतनी आसानी से खत्म होने वाले नहीं, और इसकी वजह वो बिल है जिसमें हमास के आतंकी छिप कर बैठ जाते हैं। दरअसल हमास ने सुरंगों के एक नेटवर्क के जरिए एक अंडरग्राउंड शहर बसा डाला है। पूरे गाजा में इसके दर्जनों एक्सेस पॉइंट है। हमास के आतंकी इन सुरंगों में छिपने के अलावा वहां हथियार भी रखते हैं। कुछ सुरंगें गाजा पट्टी से सीधे इजरायली सीमा के करीब तक भी जाती हैं। यही वजह है कि दक्षिणी इजराइल की सीमा पर रहने वाले लोग हमेशा डर के साए में रहते हैं। आपको बता दें कि गाजा पट्टी में रहने वाले लोग गरीबी की मार झेल रहे हैं। यहाँ लोगों के पास अपने घर नहीं है, लेकिन हमास लाखों डॉलर इन सुरंगों को बनाने में लगाता है। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि हर महीने इजराइल से सिविल प्रोजेक्ट्स के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल भेजा जाता है, लेकिन इस मटेरियल का इस्तेमाल हमास भी करता है। इजराइल हर साल सैकड़ों टन बजरी, लोहा, सीमेंट, लकड़ी और अन्य सामान गाजा पट्टी भेजता है। हमास इसके जरिए अस्पताल, स्कूल और घर बना सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करके इसका इस्तेमाल अंडरग्राउंड आतंकी शहर बनाने में करता है। इजरायली डिफेंस फोर्स की ग्राउंड फोर्स कई बार इन सुरंगों को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन सुरंगें इतनी अच्छी तरह से छिपकर बनाई गई होती हैं कि उन्हें खोज पाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि जब भी कोई सुरंग इजरायली सेना को मिलती है तो वो उसकी पूरी तरह से तलाशी लेते हैं, इसके बाद उसे ध्वस्त कर देते हैं। आपको बता दें कि इसी तरह कश्मीर में भी आतंकी सुरंगों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार पीओके से घुसने वाले आतंकी हमला करने के बाद सुरंगों में छिप जाते हैं।
हालांकि उनकी सुरंगें हमास की तरह एडवांस नहीं होती।